कला, संस्कृति, विज्ञान और इसके साथ में साहित्य, नाट्य और कवि जितने शब्दों का मैंने यूज़ किया है उन सब के एक्सप्रेशन को रोका नहीं जा सकता है। और पुलिस के पास यह भी पावर नहीं है कि किसी को इस तरीके से हरास करे। इसमें आर्टिकल 19(1) और इसके साथ में आर्टिकल 21 का उन्होंने स्पेशल तरीके से व्याख्या किया और मैंने आपको उसके साथ में टैग भी किया है। साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन मामलों के आधार पर जो अभी केस इमरान प्रतापगढ़ी का ख़त्म हुआ है उन्हीं के आधार पर ज़्यादा अच्छा होता कि ये सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो और चाहे इसके साथ में मद्रास हाई कोर्ट, अर्थात आप लोग जानते ही हैं, तो इन सरकारों को भी अपने तरीके से भी केस को विड्रॉ कर लेने में ज़्यादा हितार्थ है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आने के बाद इनके पास में कोई विशेष रास्ता नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सारे मैटर क्वेस्ट होंगे और एक्सप्रेशन की आज़ादी को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। इन बिंदुओं के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर यह भी मामला ख़त्म हो जाएगा और यह जजमेंट जो अभी आया है आज, वो जजमेंट कुणाल उनके पर भी लागू होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कथित भड़काऊ गाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, 3 दिसंबर की बात है। 3 दिसंबर को इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के सांसद हैं वो गुजरात गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ स्पीच जो 46 सेकंड की है, एक छोटी सी शॉर्ट वीडियोस, उसमें किसी का म्यूज़िक कंपोज करके चला। उस म्यूज़िक के आधार पर वहाँ गुजरात की जो पुलिस है, गुजरात की पुलिस ने उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया। एफआईआर दर्ज हो गई इनके ऊपर। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पुलिस का प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद थ्रू हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उनको कोई भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने यह बोल करके संज्ञान में लिया कि आपकी वजह से जो स्टेट का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ में, ये मैं गुजरात हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। साथ ही साथ में वहाँ स्टेट में जो और भी विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा मिला है आपकी स्पीचेस से। इसके आधार पर आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ में आपको जो पुलिस के द्वारा जो प्रोसीडिंग के लिए बोला जाएगा, आपको उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जो 3 शब्द थे उन्होंने जो हाई कोर्ट के जजमेंट में आए थे उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था, कोऑपरेट इन दिस प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सेकंड, शो हायर रजिस्टर्ड इन दिस शो एंड शो इन्वेस्टिगेशन इज द रिक्वायर्ड। जब जैसी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी आपको वहाँ पर ज्वाइन होना है। ये तो था इसके साथ में। पर सवाल यह नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ओखा साहब की बेंच में यह जब मैटर रीच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए भी फटकार लगाई और यह कह करके सीधा सीधा स्पष्ट किया कि ये पुलिस कोई भी हो, पुलिस मस्ट बी ओबेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द रिस्पेक्ट दैट द आइडियाज ऑफ द प्रेम्बल। इसका मतलब यह था कि पुलिस ये बाउंडेड है, उसको अनिवार्य रूप से इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य है। वो संविधान की मर्यादाओं को ध्यान रखने के लिए वो बाध्य है। पर यदि कहीं पर उसको गड़बड़ लगता है तो ये पुलिस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल से प्रस्तावना है उसमें सारी चीज़ें दी गई है और उसमें दिया क्या क्या गया है यह भी बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। सोवेटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इसके साथ में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलरिज्म फॉर द ऑल सिटीजन्स लिबर्टी थ्रू एंड द एक्सप्रेशन। अर्थात इसका मतलब कि ये जो शब्द दिए गए हैं, समाजवाद, संप्रभुता, अखंडता, ये सब जो शब्द भारी भरकम शब्द हैं देश के लिए, उनमें ये सारी चीज़ों के साथ में यह भी बोला गया है कि भारत देश की जनता जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है वो बॉन्ड है, उसके साथ में कोई भी एक्सप्रेशन करने के लिए पूरे राइट्स उसको दिए गए हैं। ये पुलिस के फटकार के समय पर कोर्ट ने एक्सप्रेशन दिया। पर उन्होंने यह भी बोला कि आपने जो वीडियोस है, सॉन्ग हुआ है, उसमें आपने कहीं भी स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण के रूप में इसको सही से सुना नहीं है, जबकि इसको सुनते तो आपको मन में ये सारी बातें ना आती। तो इस आधार पर ये मैटर को उन्होंने बोला कि डिसमिस किया जाता है। साथ में कोड भी किया कि आर्टिकल 19(1) में जहाँ पर लिबर्टीज थॉट एंड एक्सप्रेशन एज द आइडियाज ऑफ द इंटेंशन है एंड आई एम बॉन्डेड अप होल्ड द राइट्स, और मैं इसके लिए बाध्य हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए उनकी रक्षा करूँ, सुरक्षा दूँ, ये मेरे लिए मजबूरी है। तो साथ ही साथ में उन्होंने यह भी बोला, इसी के साथ में कोर्ट ने दूसरा एक्सप्रेशन दिया, आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया। उसमें आर्टिकल 21 में जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फ्री एक्सप्रेशंस है पब्लिक के लिए, थॉट ऑफ द व्यू है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू द
लीड विद डिग्निफाइड लाइफ गारंटी अंडर द आर्टिकल 21। अर्थात इसका मतलब जो आदमी की वैविक स्वतंत्रता है उसकी गारंटी अंडर आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 19(1) एक्सप्रेशन की गारंटी देता है, पर साथ ही साथ में कोर्ट ने यह भी दिया कि 5-6 लोगों को और भी उसमें राहत की सांस मिलेगी। इसके आधार पर कोर्ट ने बोला, सवाल यह आता है कि क्या क्या उसमें 5-6 चीज़ें हैं। तो उन्होंने इसमें आर्टिकल्स को मेंशन करते हुए उन्होंने जो चीज़ों को बोला गया उन शब्दों का ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। पहला, उन्होंने बोला कि जो लिटरेचर है, यानी जो लिटरेचर्स यानी साहित्य है, जो कार्टून बनाते हैं, कार्टूनिस्ट जो हैं, जो ड्रामा करते हैं, जो पोएट्स हैं, इन सब के लोगों के हम कोई भी एक्सप्रेशन ये करते हैं जनता का, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, इनके ऊपर इनकी स्वतंत्रता की जो चीज़ें दी गई हैं इन पे हम कहीं पर भी रोक नहीं लगा सकते। और इसके आधार पर आज जो हाई कोर्ट का जजमेंट था, यानी 17 जनवरी का इम्प्यूज जजमेंट जो बाय मिस्टेक जो गुजरात हाई कोर्ट से आया था, उसको कोर्ट ने तत्काल उसको डिसमिस कर दिया। और इसी के साथ में गुजरात हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स था, जो लाइव किया था, पुलिस के जितने FIR थे सब के सब क्वेश कर दिए गए। पर FIR के जो बड़े बड़े भारी भरकम जो सेक्शंस लगाए गए थे, जिसमें BNS का 196 एक्ट, सेक्शंस 197, 299, 302, 57, ये सारे सेक्शनों के साथ में पुलिस ने यहाँ पर प्रेजेंट हुई थी। पर कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को यह कहते हुए, अर्थात तुषार मेहता जी को कहते हुए, इस मैटर को यहीं पर क्वैश कर दिया, ख़त्म कर दिया कि आप इसको अच्छे से सुन के पढ़ते और फिर FIR करते तो ज़्यादा बेहतर होती चीज़ें, पर इसमें कोई भी शब्द ऐसे नहीं पाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा है कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य, कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है। पुलिस को लोगों को बुनियादी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये सवाल उठता है कि देश की अदालतें तो अपना काम ठीक से कर रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर रहे हैं। मैंने आपको इन सारी चीज़ों का जवाब दिया हूँ। आपको मैंने सारी चीज़ों को बोला भी है कि पुलिस के ओपिनियन पर कोर्ट ने क्या बोला है, कि ज़रूरत हो तो आप प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ लें। और इसके साथ में मैंने आपको अभी जिन शब्दों का उल्लेख किया है कि कला, संस्कृति, विज्ञान और इसके साथ में साहित्य, नाट्य और कवि, जितने शब्दों का मैंने यूज़ किया है, उन सब के एक्सप्रेशन को रोका नहीं जा सकता है। और पुलिस के पास यह भी पावर नहीं है कि किसी को इस तरीके से हरास करे। इसमें आर्टिकल 19(1) और इसके साथ में आर्टिकल 21 का उन्होंने एक स्पेशल तरीके से व्याख्या किया और मैंने आपको उसके साथ में टैग भी किया है। जी, हमने देखा है कि ऐसा ही मामला हाल ही में कुणाल कामरा के केस में भी देखने को मिला था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, नोटिस पे नोटिस भेजे, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इसे कैसे देखते हैं? मैंने आपसे यह भी बोला है, इसके साथ में मद्रास हाई कोर्ट ने जो किया है सो किया है। इसके साथ में महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा जल्दी से जल्दी, और महाराष्ट्र में भी इनके साथ में FIR दर्ज होगी। और साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, इसी के साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन मामलों के आधार पर जो अभी केस इमरान प्रताप गढ़ी का ख़त्म हुआ है, उन्हीं के आधार पर ज़्यादा अच्छा होता कि ये सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो और चाहे इसके साथ में मद्रास हाई कोर्ट, अर्थात आप लोग जानते ही हैं, तो इन सरकारों को भी अपने तरीके से भी केस को विड्रॉ कर लेने में ज़्यादा हितार्थ है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आने के बाद इनके पास में कोई विशेष रास्ता नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सारे मैटर क्वेस्ट होंगे और एक्सप्रेशन की आज़ादी को कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। इन बिंदुओं के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर यह भी मामला ख़त्म हो जाएगा। और यह जजमेंट जो अभी आया है आज, वो जजमेंट कुणाल उनके पर भी लागू होगा। वक्फ बोर्ड बिल का मामला चल रहा है। तमिलनाडु विधानसभा ने इस बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। क्या इस मामले पर अब दबाव NDA के सहयोगी दल, खासतौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी पर बढ़ेगा? और क्या ये लोग इस मामले पर सरकार से अलग कोई स्टैंड ले पाएंगे? मुझे लगता है कि ये तीनों के बस का कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। दूसरी बात यह है कि अपने व्यक्तिगत ये वोट बैंक के लिए काम करते हैं ये लोग, और सेंट्रल में हो सकता है कि अपनी नीतियों में कोई बदलाव ना करें। राज्य में ये अपने बदलाव और वोट बैंक को लेकर के काम कर सकते हैं, जिसमें इनके पार्टी को, इनके जनता जो इनको लोग वोट देते हैं उनके साथ छलावा, खासकर अपने पार्टी के साथ नहीं, खासकर जनता के साथ में एक बड़ा छलावा करने का इनका एक माध्यम हो सकता है, जिसमें इफ्तार, रोज़ा, ये सारी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको ज्वाइन करना, इन सब के लिए ये राजनीतिक केंद्र बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं है। और सिर्फ
ये इस तरह से करके मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और साथ में अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए ऐसे अलायंस करके जनता की वोट को गुमराह करके लेने की एक प्रचलन और नीतियों को समझ गए हैं, जिसके आधार पर जनता से ये बार बार छलावा करते हैं। जहां जनता एक तरफ रोजगार चाहती है, वहीं पर ये सरकारें अपने व्यक्तिगत फ़ायदे को लेकर के अपने स्वतः की जो सारी चीज़ें चला रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं। सत्य हिंदी की एक वेबसाइट पर एक न्यूज़ प्रकाशित है जिसमें लिखा गया है कि CSDS की ताज़ा रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है। देश के कई पुलिसकर्मी मुस्लिम समुदाय को स्वाभाविक अपराधी मानते हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य इस पूर्वाग्रह के केंद्र में हैं, जहां कानून के रखवाले खुद निष्पक्षता की कसौटी पर सवालों के घेरे में हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो जो चीज़ें बोली जा रही हैं, ये कहीं न कहीं पर मुझे लगता है कि ये भेदभावपूर्ण तरीके से करने का एक रास्ता है। दूसरा, हर जॉब में, सरकारी नौकरियों में उनको बाहर करने का एक माध्यम हो सकता है। व्यक्ति विशेष के तौर पर ऐसी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की एग्ज़ामिनेशन होता है, जैसे फिजिकल है, मेडिकल है और बहुत सारे, जैसे पुलिस प्रशासन की आपने बात किया, ये आर्मी में होंगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के फोर्सेस को लेकर के ऐसी बातें करना, ये कहीं न कहीं पर यह दिखा रहा है कि सरकार की जो मंशा है वो एक तरफा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही के दिनों में जिस तरह पुलिस अधिकारियों के बयान सामने आए हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस के बयान आए हैं और इसके साथ में जो पुलिस वाले कुछ अच्छे भी हैं, जो इफ्तार और रोज़ा पार्टीज़ में गए हैं, उनके साथ में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और उनको बेचारों को या तो नौकरी से बरिष्ठ करने का मूड बना लिया या उनको इधर उधर करने की कोशिश किया है। साथ में यह भी है कि जो उनकी तरफदारी और उनको भगवान जैसे साबित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो प्रमोशन दे रहे हैं और उनको काफ़ी हाईलाइट भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी संविधान की ही अंदर में रह करके यदि काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो उनको भी कुर्ता पैजामा पहन करके राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। और वर्दी में रह करके इस तरह का काम करना उस जनता के लिए न सेफ है और न ही जनता के लिए वो निर्णय कर पा रहे। यदि उनके मनसा, कर्मणा और वाचा में ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको किसी पार्टी को जल्दी वर्दी उतर के इस्तीफा दे करके अपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, इस रिपोर्ट में पुलिस की दलितों के प्रति नजरिए को भी लिखा गया है। इसके अनुसार गुजरात के पुलिसकर्मियों में सबसे अधिक हिस्सा यानी 68% ऐसा मानता है कि दलित स्वाभाविक रूप से अपराध करने की ओर प्रवृत्त है। महाराष्ट्र में 52% और मध्य प्रदेश में 51% पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि दलित बहुत हद तक या कुछ हद तक अपराध करने की ओर प्रवृत्त है। आप कैसे देखते हैं? जिस एजेंसी ने ये सारी चीज़ों को पब्लिश किया है वो कोई ऑथेंटिक एजेंसी नहीं है और जिन लोगों से उसने लिया हुआ है परसेंटेज का डाटा, मुझे लगता है 150 लोगों के आधार पर डाटा को तैयार कर लिया गया है। इस आधार पर मैं ये कह दूं कि उनकी बातों पर हम आ जाएं और जिसकी आबादी बहुत कम है भारत देश में, वो भारत देश के लिए सबसे बड़ा अच्छा है और बाकी चीज़ जो और बाकी लोग हैं पूरे देश के, वो उतने हितकर नहीं हैं, वो देश के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, वह देश के उतने संभ्रांत नागरिक नहीं हैं, वह देश की सुरक्षा और दक्षता में वो पूरा कुशलतापूर्वक का भाग नहीं ले पा रहे हैं या उनकी में बहुत सारी कमियां निकाल के दे देना, मुझे लगता है कि ये पूरे जनता और भारतीय जनमानस के प्रति ये कहीं न कहीं पर न्यायपूर्ण है और इसके लिए मैं खंडन करता हूं। और ऐसी जो बहुत सारी प्रिंट आती हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीज़ों को कहीं न कहीं पर वो व्यक्ति विशेष वाली जो चीज़ें होती हैं उस पर रोक लगाए और देश की जो अखंडता, संप्रभुता, जो कि जैसा कि आज जस्टिस ओखा साहब ने भी बोला है कि जो भारत देश की ये सारी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ में प्रस्तावना में जो लिखी गई हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें कोई भी पेपर मीडिया, खासकर सोवेरेनिटी और इसके साथ में सेकुलर्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भारत है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।